से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रहमान अजहर। आज न्यूज की यह खुसूसी ट्रांसमिशन उम्मीद जिसे दहशतगर्दों ने खत्म करने की कोशिश की तो आर्मी पब्लिक स्कूल ही मकामे उम्मीद बन गया। कौम के एक एक फर्द ने दहशतगर्दों के खिलाफ इस जंग में सपा सालार का किरदार अदा किया। यह मकामे उम्मीद बना, दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में फतह की उम्मीद लिए जवान और बुजुर्ग सब इस मकाम पर शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के साथ साथ दहशतगर्दों के खात्मे की उम्मीद और अज़्म के साथ रुखसत होते हैं। आज इसी उम्मीद पर बात होगी। मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं इस ट्रांसमिशन में उनके बारे में बता दूं। तारिक फजल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं। अजमल वजीर खान फाटा से इनका ताल्लुक है, मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा है। दहशतगर्दी के हवाले से ये वो खिता है जो कि जंग में सबसे आगे है, इस पर भी हम बात करेंगे। और शाह फरमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मगर पहले हम बात करेंगे अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, साने पेशावर को 1 माह गुजर गया, तब में और आज हम जिस जगह खड़े हैं, क्या फर्क आपको लगता है? देखें जी, कौम मुत्तहिद है, कौम की उमंगें जवान है, जोश है, जज्बा है, वलवला है और तरंग है। लेकिन असल मसला ये है कि ये अनडिक्लेयर वॉर है और इस अनडिक्लेयर वॉर में बहुत एहतियात की जरूरत है। कौम को सब तरफ चौकन्ना होने की जरूरत है और खतरा ये है कि खुदा न खास्ता किसी जगह वो कोई और ऐसी कार्रवाई और बड़ा वाकया करने में कामयाब ना हो जाए। इसलिए हम पे फर्ज है, ये सारी कौम का फर्ज है। सिर्फ एजेंसियां इसमें कुछ नहीं कर सकती, पुलिस कुछ नहीं कर सकती, आर्मी कुछ नहीं कर सकती। हमें मिन हैसुल कौम जो है नजर रखनी है और जो खौफ बच्चों पे, वालिदैन पे तारी हो गया है, इसको भी खत्म करना है। जिंदा रहने के लिए खौफ के खिलाफ भी जंग करनी है और मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हान तआला हमें कामयाबी देगा। ठीक। अच्छा शेख साहब, एक तो ये चीज है कि कौम में आपने बिल्कुल ठीक कहा कि खौफ को खत्म करना होगा और इसको एक वाटरशेड मोमेंट बनाना होगा कि जिससे हम एक नई सिमत लें। दूसरा ये कि आज टीवी की एक ये भी कोशिश है कि 16 दिसंबर को यौम तलबा इन स्टूडेंट्स के नाम ये दिन कर दिया जाए जिन्होंने अपने वतन के लिए कुर्बानी दी है। मुझे आपका कमेंट चाहिए, एक तो आप इस प्रपोजल पर क्या कहते हैं और फिर हम यहाँ से कहाँ जाएं? मैं समझता हूँ कि इसको एक कौमी दिन के तौर पर मनाया जाना चाहिए। बहुत बड़ा सानिया है जिसने सारी कौम को मुत्तहिद किया और वो सारी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए और ऐसी गलतियां सरजद नहीं करनी चाहिए जो इस सानिया में हुई। और इस दिन को मनाना एक जज्बे की अलामत है और कौमी जिंदगी का निशान है और मैं इसको आपको खराज अकीदत पेश करता हूँ कि आपने ये दिन मनाने के लिए तजवीज़ दी है, हुकूमत को इस पर अमल करना चाहिए। ठीक है शेख रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तारिक फजल चौधरी साहब, मुझे आपसे तारिक फजल चौधरी साहब कमेंट चाहिए कि यौम तलबा मनाने के हवाले से जो है वो हमारी जो तजवीज़ है, एक तो उस पर बता दीजिए और फिर दूसरा आपको क्या लगता है कि 16 दिसंबर के बाद अब 1 महीना गुजर गया, हम कहाँ खड़े हैं, क्या तब्दीली आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यौम तलबा के हवाले से जो आपने बात की है ये एक बहुत मुनासिब बात है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हुकूमत की भी ज़ेर गौर है कि इन बच्चों को जिन्होंने बहुत बड़ी एक अजीम कुर्बानी दी है उसको सलाम पेश करने के लिए, उसे हमेशा याद रखने के लिए, इनके वालिदैन के सब्र और हौसले को हमेशा याद रखने के लिए चंद इक़दामात जिनके ऊपर वफाकी हुकूमत इस वक्त गौर कर रही है, उनमें से एक जो आपने बात की ये बहुत अच्छी तजवीज़ है। यकीनन इसे आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह और इस पर अमल दरामद कराएंगे। कुछ तालीमी इदारों को असेंबली में भी इस हवाले से आप लोग करेंगे जी? बिल्कुल, क्यों नहीं जी, क्यों नहीं। और ये तो मैं समझता हूँ कि यानी सबसे कम चीज़ है जो हम कर सकते हैं, इससे बहुत बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। तालीमी इदारों को इन बच्चों के नाम से मंसूब करने के हवाले से भी कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़ेर गौर है और वो इंशाल्लाह ताला आगे आप देखेंगे कि मुस्तकबिल करीब में वो आगे नजर आएंगी। बड़ी खुशाइन बात होगी अगर इन तलबा के नाम से जो है वो तालीमी इदारों को मंसूब किया जाए। बिल्कुल, ये भी एक तजवीज़ ज़ेर गौर है कि किस अंदाज से इसको। लेकिन बात ये होती है कि वो अनाउंस चीज़ें उस वक्त होती हैं जब वो मुकम्मल तौर पे एक अमली जामा पहनाने के काबिल हो और पता हो कि जनाब हम इन चीज़ों को इस अंदाज से इतने अरसे में कर पाएंगे, तो तब ये सारी चीज़ें जो है वो मंजर यहाँ पे आती हैं।
لیکن جہاں تک ان کی قربانی کا تعلق ہے جی وہ لازوال ہے، اور پاکستان کے یہ بچے کبھی بھی بلائے نہیں جا سکتے. اور ابھی خاص طور پہ اپنے ترانہ جس سے آپ کا پروگرام میں آپ نے چلایا، جو یہ نظم آپ نے چلائی، یہ نظم بھی ایسی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی آنکھ جو ہے اس نظم کو سننے کے بعد ایسی نہیں ہے جو اشک بار نہ ہو. ہر گھر میں اس سوگ کو منایا گیا، لیکن اور میرے خیال سے جو پیغام ہے نا وہ بڑا واضح ہے کہ یہ وہ دشمن ہے جو ہمارے بچوں سے بھی ڈرتا ہے. یعنی اس میں ایک طرف جہاں بچوں کی بہادری ہے اور ان کی شجاعت کا ذکر ہے، وہاں دشمن کی کم ظرفی اور بزدلی کا ذکر ہے. کہ یہ روایات پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں ہوتی ہیں، ہر قوم کے اندر، ہر تہذیب کے اندر یہ روایت ہوتی ہے کہ دشمنیاں ہوتی ہیں لیکن بچوں کو ان دشمنیوں کے اندر کوئی بھی ملوث نہیں کرتا. دو اگر بدترین ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے تو ان کے بچے ایک دوسرے کے سامنے کھلے پھر رہے ہوں گے. تو انہوں نے جو وار کیا یہ یقیناً بہت بزدلانہ وار ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا جی کہ اس کے بعد جس طرح پوری قوم کٹھی ہوئی ہے، جس طرح لوگوں نے اس تکلیف کو محسوس کیا، جس طرح پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں نے اپنے اختلافات کو بھلا کے ایک فورم کے اوپر بیٹھے، اس کے بعد اداروں کے ساتھ جو ہماری کوارڈینیشن ہوئی، جس طرح ایک آئینی ترمیم ہوئی. اب اس میں کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جی عدالتوں کا قیام عمل میں آیا. میں یہ بات کر دوں کہ عدالتیں، ملٹری کورٹس تو پاکستان میں پہلے سے قائم ہیں، وہ کام کر رہی ہیں. صرف اس ترمیم کے ذریعے وہ کیسز جو دہشت گرد ہیں، جو لوگ اس طرح پکڑے نہیں جا رہے یا پکڑے گئے ہیں تو ان کے خلاف اس طرح ٹرائل نہیں ہو سکے، انہیں جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے وہ سارے کیسز جو ہیں وہ ملٹری کورٹس کو دیے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد بھی جس تیزی کے ساتھ بہت سارے اور ایسے نکات جن کے اوپر کام کر کے، جس طرح بات ہوتی ہے جی کہ کوئی ایسی تقریریں جن سے آپ آپس میں نفرتوں کو ابھاریں، اس کے اوپر کس طرح ہم ایکشن لے سکتے ہیں. وہ پورے سوشل فیبرک کو اور جہاں جہاں یہ شدت پسندی ہے اب شاید وہ توجہ میں ہے. ایک تو یہ کہ اس پر سپاٹ لائٹ بھی ہے، اور دوسرا پھر یہ کہ اب ریئلائزیشن بھی ہے کہ اب اسے ختم کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ سب نے اپنے اختلافات کو چھوڑا ہے، بلایا ہے، ایک پلیٹ فارم پہ سب کٹھے ہوئے ہیں. افواج پاکستان کے ساتھ سارے کھڑے ہوئے ہیں، پوری قوم کھڑی ہوئی ہے. اور جتنا ایک آپ یہ کہیں کہ پوری قوم کے اندر جو ہے وہ ایک جہاں غم کی شدت تھی، وہاں ایک جذبہ بھی تھا، وہاں پہ ایک امنگ بھی تھی، ایک امید بھی تھی کہ ہم انشاءاللہ تعالی لڑیں گے اور جیتیں گے. رائٹ. اجمل، 16 دسمبر اور 16 جنوری 2015، 16 دسمبر 2014 اور 16 جنوری 2015، کیا فرق ہے جو پاکستان پہلے تھا اور جو پاکستان اب ہے؟ سب سے پہلے تو میں جو خاص کر آپ لوگوں نے آج ٹی وی نے جو یہ امید کے نام سے ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، یہ بڑی زبردست آپ لوگوں کی کاوش ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے، اور آپ ہی لوگوں کے نقش قدم پہ دوسرے ٹی وی چینلز کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے ٹرانسمیشن اس پہ ہونی چاہیے. اور دوسرا جو آپ نے بات کی ہے کہ وہ جو ڈیز کے یوم طلبہ کے حوالے سے شیخ رشید صاحب نے بھی کہا، ڈاکٹر فضل چودھری صاحب نے، میں کہتا ہوں ایز سون ایز پاسبل، فوری طور پر یہ تو فوری طور پر کرنا چاہیے. اور میں تو ساتھ یہ بھی ایک سجیشن دوں گا آپ کے پلیٹ فارم سے کہ یہ جتنے والدین ہیں ان بچوں کو، ان کو حکومت پاکستان یہاں پہ کنونشن ہال میں بلائیں اور تمام پولیٹیکل لیڈرشپ وہاں پہ جائیں اور ان کو سلوٹ پیش کریں، تاکہ ان کو یہ پتا چلے، ان فیملیز کو پتا. دیکھیں بچے تو وہ تھے جو جنت میں چلے گئے، لیکن ان کے جو والدین ہیں وہ اس وقت جس کرب سے گزر رہے ہیں، اور جو ہم گئے تھے، میں بھی ملا تھا، جس چیز سے، اور ہم خود بچوں والے ہیں، ہمیں پتا ہے جس صورتحال سے وہ گزر رہے ہیں، ہمیں اس وقت سب سے زیادہ ان پہ فوکس کرنا چاہیے، ان والدین پہ، کہ کس طریقے سے ان کو یہ لگنا چاہیے کہ، اور ہے حقیقت تو ہے، بس ان والدین کو یہ لگنا چاہیے. جانے تو سبھی کو پیاری ہوتی ہیں، اور فاٹا اور کے پی کے میں تو اس سے پہلے بہت سارے ایسے واقعات ہو چکے ہیں، مگر یہ جو واقعہ تھا اس نے سب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، ہلا کر رکھ دیا. اس میں دیکھیں بات یہ تھی کہ جو بچے تھے، یہ بالکل ڈاکٹر فضل چودھری صاحب نے کہا کہ یہ ہمارے جتنی بھی ٹریڈیشن ہے، ہماری جتنے بھی روایات ہیں پاکستان میں، یعنی دنیا میں بھی اس طرح کبھی نہیں ہوا کہ بچوں کو تو کوئی بھی جنگ ہو رہا ہو، کچھ بھی ہو رہا ہو، لیکن جہاں پہ بچوں کی بات آ جاتی ہے وہاں پہ بچے ان سب سے بلاتر ہوتے ہیں، بچوں کو کبھی اس طرح نہیں ہوتا. لیکن یہ جو واقعہ ہے یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ میرے خیال میں اس پہ، اور اسپیشلی اس پہ جو آپ نے پروگرام میں جو نظم، اور میں یہ سنتا رہتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ بچوں سے
बदला या बच्चों के जरिए जो जुल्म किया गया है, मेरे ख्याल में ये दुश्मनी नहीं है, ये दुश्मनी नहीं है, ये बिल्कुल वो काम है कि ये तो मेरे ख्याल में कि कोई इंसान जिसके अंदर कोई दिल हो, मैं मुसलमान की तो बात ही नहीं करता हूं, मैं तो इंसान की बात करता हूं, वो इस तरह नहीं करेगा। लेकिन एक चीज है कि अब इस वक्त आपने जो बात की थी, जो क्वेश्चन की थी कि फर्क क्या है, फर्क देखें, हमारा एक प्रॉब्लम है कि हम हमेशा जिस तरह इतने बड़े बड़े वाकयात हो जाते हैं, फिर कुछ अरसे के बाद उसको हम बुला लेते हैं, या फिर उससे कोई और वाकया हो जाता है, उसमें हम फिर उस तरफ चले जाते हैं, ये चीजें फिर हम आगे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि कम से कम अब इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को जिस तरीके से वो इकट्ठे हैं, मेरे ख्याल में कि अब कम से कम ये फैसला करना चाहिए कि हम सियासत जरूर करेंगे, एक दूसरे के साथ लड़ेंगे भी, लेकिन कुछ चीजें ऐसे हैं जो पाकिस्तान की बात है, जहां बहुत सारे फैसले लेने वाले, ये तो सियासी लीडरशिप को तो इस तरह के तो बहुत सारे फैसले, मैं वही कह रहा हूं कि वो आपको लेने पड़ेंगे और उस पे स्टैंड भी लेना होगा और इकट्ठा होना होगा। अगर आप ये नहीं करेंगे, लड़ाइयां हम करेंगे, एक दूसरे पे इतराजात करेंगे, लेकिन इकट्ठे होने, आपने सियासतदानों के इकट्ठे होने के बाद तारिक फजल चौधरी साहब, एक तासुर ये था कि शायद हमारा दहशतगर्दी के मामले पर कोई काउंटर नैरेटिव नहीं था, तो जिस तरह से कौमें मुत्तहिद होती हैं मामलात पर, शायद हम उस तरह से मुत्तहिद नहीं थे। आपको लगता है कि साने के बाद जिस तरह से सियासी जमातें इकट्ठी हुई, एपीसी हुई, उसके अलावा भी सियासतदानों के जो बयानात आते रहे, हम जो काउंटर नैरेटिव है इस दहशतगर्दी के खिलाफ, एक पॉइंट एजेंडा कि ये दहशतगर्दी बुरी है चाहे वो किसी भी तरह की हो, क्या वो कर पाएंगे? लंबा काम है, मुश्किल काम है। उसकी वजह यह है कि आप देखें कि कुछ लोग आज भी मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि ये दहशतगर्दी इसलिए हुई है कि शायद अफवाज पाकिस्तान की तरफ से, शायद हुकूमत की तरफ से कोई ज्यादती किसी दूसरी तरफ हो रही है। बिल्कुल, बच्चा किसी का भी हो, किसी दहशतगर्द के बच्चे को भी आप मार नहीं सकते, जिसका बाप मुजरिम हो, जिसका बाप साबित शुदा मुजरिम हो कि ये दहशतगर्द है, इसने कत्ल किए हैं, इसने जो भी किया है, उसके बच्चे को आप नहीं मार सकते। इस मामले की कोई तौजीह नहीं दी जा सकती, कोई वजाहत नहीं दी जा सकती। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, जरा वजाहत हो जाए, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज अगर इस ऑपरेशन ज़रब अज़ब जो दहशतगर्दों के खिलाफ है, अगर उसमें उस इलाके के अंदर कोई मासूम बच्चे किसी जगह अगर मर रहे हैं या मरे हैं, तो वो भी बेकसूर हैं, मैं उन्हें भी शहीद समझता हूँ, क्योंकि वो मासूम है। और अगर कोई खवातीन किसी के घर की हुई हैं इस तरह, मैं समझता हूँ कि वो भी बिल्कुल, उसकी भी इजाजत नहीं है, वो भी तारिक साहब, अगर आपकी इजाजत हो, अमीन फहीम साहब हमारे साथ लाइन पे, जरा मैं उनसे बात कर लूं। अमीन फहीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे अमीन फहीम साहब बताइए कि साने पेशावर को 1 माह मुकम्मल हो गया, आप क्या देखते हैं, हमने इस 1 महीने में क्या किया है? देखिए, सानिया बहुत बड़ा था, बहुत अजीम सानिया था, उसके लिए जो है वो मौजूदा हुकूमत को जो कुछ करना चाहिए उसकी जिम्मेदारी है, उसका फर्ज है कि करे। अब तो हम इंतजार कर रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से क्या होता है। ठीक, अच्छा मुझे एक चीज बताइए अमीन फहीम साहब, ये जो उम्मीद है, हमने अब यहाँ से एक सिमत पकड़ी है दहशतगर्दी के खिलाफ, हमने देखा हमारी सियासी क़यादत जो है वो इकट्ठी हुई एक नुक्ते पे, अगरचे तारिक फजल चौधरी साहब ने जिस तरह से कहा अपोजिशन भी है, आपको क्या लगता है कि हमारा अगला स्टेप यहाँ से क्या होना चाहिए? हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इन चीजों को कंट्रोल करे, और जिसके लिए हुकूमत और फौज मिलकर काम कर रहे हैं, और उस पर जो है वो तवक्कुल रखनी चाहिए। अच्छा अमीन फहीम साहब, एक और चीज जिस पर मैं आपका कमेंट चाहता हूँ वो ये है कि आज टेलीविजन की ये प्रोपोजिशन है कि जो 16 दिसंबर इसको यौम तलबा उन स्टूडेंट्स के नाम कर दिया जाए इस दिन को जो इस साने में शहीद हुए हैं। मुझे इस पर आपका कमेंट चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि मुख्तलिफ नामों पर छुट्टियां इतनी हो गई हैं कि तालीम पे असर होता है। बाकी अगर जरूरी समझा जाए इस हवाले से, इस सानिया के हवाले से, तो मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है अमीन फहीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तारिक फजल चौधरी साहब, जो काउंटर नैरेटिव है, ऑपोजिशन तो है, अभी ऑपोजिशन आपने अभी पहला एक काम किया मिलिट्री कोर्ट्स वाला, मगर उस पर भी आपने देखा ऑपोजिशन है अभी, तो इसके अलावा तो और बहुत सारे वो जो 20 नुकात हैं। बिल्कुल वही है जी, मैं जो बात यहाँ से शुरू की थी जी वो यही थी साहब के इस बात की तो बिल्कुल मैंने जैसे कहा गुंजाइश नहीं है कि आप किसी मुजरिम के बच्चे को भी आप मारें। अगर किसी जगह ये बच्चे इस तरह कोई जहाँ बाग हो रहे हैं अगर उनके साथ, तो उसकी कोई जस्टिफिकेशन उसकी भी नहीं है। लेकिन उसके जवाब में ये कहना या ये सोच रखना कि जनाब उसके जवाब में ये कार्रवाई हुई है,
دیکھیں ان بچوں کو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کی امید ہے، قوم کا مستقبل ہے، معصوم ہوتے ہیں، سب کے سانجے ہوتے ہیں، اس بات میں کوئی دو رائے ہے نہیں۔ جو کاؤنٹر نیریٹو کی آپ نے بات کی، اس پہ آنے کے لیے میں نے تھوڑی سی بیک گراؤنڈ جو ہے آپ کے سامنے رکھی۔ وہ چاہتے کیا ہیں؟ دہشت گرد یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کا نقطۂ نظر ہے وہ بزور بازو بزور بندوق وہ آپ پہ مسلط کرے، جس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں۔ ہمارا کاؤنٹر نیریٹو جو ہے، جو پوری قوم کا کاؤنٹر نیریٹو ہے، تمام سیاسی جماعتوں کا کاؤنٹر نیریٹو ہے، وہ یہ ہے کہ وہ نقطۂ نظر جو وہ مسلط کرنا چاہتے ہیں وہ اس طرح مسلط نہ کر سکتے ہیں، نہ کرنا چاہیے، نہ ہو سکتا ہے۔ اسلام ایک بالکل مختلف مذہب ہے۔ اسلام کی وہ تصویر نہیں ہے جو پوری عالمی برادری کو وہ دکھائی جا رہی ہے۔ اسلام امن کا دین ہے، برداشت کا دین ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنے کا دین ہے، دوسرے کے حقوق کے تحفظ کا دین ہے۔ ابھی مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میلاد شریف کی محفلیں ہو رہی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں قرآن پاک میں جو ارشاد ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہاں پہ للمسلمین کا لفظ نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور جہانوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو عیسائی ہیں، جنہیں ہم یہودی کہتے ہیں، اللہ کا نام بھی لیتے ہیں، اہل کتاب بھی ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا گیا جو تو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے نظام کو نہیں مانتے، کسی مذہب کے نام پر اس طرح کی کوئی چیز مذہب کے نام کے اوپر آپ اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنا نیریٹو دوسرے کے اوپر مسلط نہیں کر سکتے۔ یہ بات ہم نے بتانی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک سب اکٹھے نہیں ہوں گے، اور اس میں صرف سیاسی جماعتوں کا آخری بات بہت ضروری ہے، اس میں جو مذہبی اسکالرز ہیں، جو مذہب کے لوگ ہیں، جو ہمارے علماء حضرات ہیں، جو ہمارے اسکالرز ہیں، ریلیجس لیڈرز ہیں، انہیں بھی ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا اور یہ بتانا ہوگا کہ ہم امن کا دین ہے، ہم دہشت والے یا خدا نخواستہ طاقت کے ذریعے تو اسلام اس سے پہلے بھی نہیں پھیلا۔ بات پھر وہ آئی تھی کہ انہیں بھی اپنا نیریٹو بدلنا ہوگا۔ چلے مجھے ایک بریک لینی ہے، اور مراد سعید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ اجمل وزیر بھی اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی، جو امید بندی ہے اسے بندھے رہیے، اور واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد۔ بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں، دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے۔ بریک کے بعد ہماری خصوصی ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ امید ہماری ٹرانسمیشن ہے، اور یہی امید بندی ہے سانحہ پشاور کے بعد کہ اب دہشت گردی کے خلاف ہم سب اکٹھے ہیں، اور دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں۔ طارق فضل چودھری صاحب اور اجمل وزیر میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، مگر مراد سعید نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ مراد، سوات میں بھی ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں، دہشت گردی کا سامنا جس طرح سے، اور پشاور یہ وہ علاقے ہیں جو ہمارے فور فرنٹ پر ہے، سب سے پہلے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ ایک ایسے علاقے سے ہونے سے ناطے کہ جہاں پر آپ یہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے 16 دسمبر کے بعد پاکستان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان، آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی کی جنگ جو ہے وہ پاکستان میں 10 سال سے جاری ہے، لیکن جو افسوسناک اور دردناک واقعہ 16 دسمبر کو پیش آیا، اس کے بعد جو پاکستان میں ایک مثبت تبدیلی آئی ہے، اور جو پوری قوم کو ایک امید ملی ہے، وہ جو پاکستانی عوام کی، پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی، پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کی وہ یکجہتی ہے، وہ یونٹی ہے۔ پوری قوم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم نے دہشت گردوں کا نہ صرف خاتمہ کرنا ہے، بلکہ ہم نے دہشت گردی کی سوچ کا بھی خاتمہ کرنا ہے، اور اس سلسلے میں جو اقدامات ابھی تک اٹھائے جا رہے ہیں وہ بالکل اسی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ہم نے پوری قوم نے جب فیصلہ کر لیا، جب ہمارا وہ ملٹری کورٹس بن گئے، جب ہمارے یہاں پہ 20 نکات سامنے آ گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ضرب عضب کے ساتھ ساتھ جس طرح کی کراچی میں کاروائی شروع ہو گئی، اسلام آباد کے اندر جو سرچ آپریشن شروع ہو گئے، اور پوری قوم متحد ہو گئی، اور پاکستانی عوام کے اندر جو آپ نے ایک جذبہ دیکھا۔ اور ایک مثال میں رحمان آپ کو دینا چاہتا ہوں، جب پرسوں اے پی ایس جو آرمی پبلک اسکول کی چھٹیاں ختم ہوئی اور اسکول کھلے، تو وہ بچوں میں جو حوصلہ تھا اور جو بہادری تھی، کیونکہ انہوں نے جو ایک قسم کا بہت بڑا سانیہ ہوا تھا اور وہ وہاں پہ موجود تھے، لیکن ان میں بالکل ڈر نہیں تھا، ان میں بالکل خوف نہیں تھا۔ میں ایک سوال جو میں نے پہلے پوچھا تھا نا، جو پہلے میرے ساتھ جو لوگ بیٹھے میں نے ان سے بھی پوچھا تھا، اور میرا فوکس آپ سے بھی، میرا سوال آپ سے بھی وہی ہوگا کہ دہشت گردی کے خلاف کیا ہم اب ایک کاؤنٹر نیریٹو بنا پائیں گے کہ گڈ اور بیڈ طالبان، یہ تمام بحثیں ختم ہونی چاہیے، دہشت گردی ہے، اور اس کی کسی بھی صورت اجازت نہیں دی جانی چاہیے؟
देखिए रहमान, मैं बच्चों की बात कर रहा था, तो जिस कौम के बच्चों की हिम्मत और हौसला इतना बुलंद हो, उस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। और जहां तक गुड बैड की कांसेप्ट है, तो आपने प्राइम मिनिस्टर की स्पीच भी सुनी होगी, आपने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो हुई उसमें जो मुत्तफिका करारदाद मंजूर हुई, उसमें मुत्तफिका जो एक स्टेटमेंट आपके सामने आई वो यही था कि पाकिस्तान में अब कोई बैड का कांसेप्ट नहीं है। हमने दहशतगर्दों का मुकाबला करना है, दहशतगर्दी का खात्मा करना है, चाहे वो जिस कौमियत से उसका ताल्लुक हो, चाहे वो जिस मजहब से उनका ताल्लुक हो, चाहे वो जिस फिरके से ताल्लुक रखते हो। हमने दहशतगर्दी का हर रंग में, हर रूप में, जहां पे भी दहशतगर्दी है उसका खात्मा करना है। मुराद साथ रहेगा। मैं यही सवाल जरा अजमल आपके सामने भी रखना चाहता हूँ, गुड और बैड वाली, इस तरह की अब तमाम बहसों से हमारी जान छूटनी चाहिए। देखिए अजहर साहब, जब आपने फैसला कर लिया है कि हमने इस चीज़ को पाकिस्तान में ये जो इतने 12-13 साल से जो कुछ हो रहा है इसका हमने खात्मा करना है और इस पे सारे राजी है और सब ने ये फैसला कर लिया, तो मेरे ख्याल में इसमें फिर रुकावट कोई नहीं होनी चाहिए। पूरी कौम ने मैंडेट दिया है, वही सब साथ खड़े हैं, सारी पार्टियां खड़ी हैं, कौम पूरी साथ खड़ी है, फौज भी साथ खड़ी है। अब मैं थोड़ा सा जो है ना इस हवाले से कुछ चीजें आपके वो करना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि ये कैसे होगा। अब ये जरा मसला है जो मुझे नजर आ रहा है। मसलन अगर आप ये कहते हैं कि फाटा से मेरा ताल्लुक, फाटा से मैंने चीजों को ग्राउंड पे देखे हुए, अब जैसे मुराद सईद का स्वाद से, तो मुराद सईद को पता है स्वाद का, मैं वही कह रहा हूं ना, तो हम लोगों ने तो ये चीजें ग्राउंड पे देखी है। अच्छा, जब देखी है तो हम जो बात मैं समझ रहा हूं फाटा के हवाले से, वो ये समझ रहा हूं कि देखिए आप लोगों ने फाटा को भी तो एक ऐसी वो रखा हुआ है, अजूबा रखा हुआ है जिसके आपने खुद आइन में आपका है कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान के कोई कवानीन उस पर इंप्लीमेंट भी आप नहीं कर रहे हो। मसलन फाटा का कोई बंदा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता, अपील नहीं कर सकता। और मैं आपकी बात पूरी सुनूंगा। शाह साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब जरा लाइन पर हैं, उनसे मैं उनका कमेंट ले लूं। शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाह महमूद कुरैशी साहब, 16 जनवरी 2015, एक महीना हो गया सानिया पेशावर के बाद, आपका क्या कमेंट है? हम बहसीत कौम, हम में क्या तब्दीली आई है उस सानिया के बाद? देखिए, एक तो इसमें कोई शक नहीं कि पेशावर के साने ने पूरी कौम को झंझोड़ा है और एक इतना अलमनाक और दर्दनाक वाकया था, उससे एक कौमी यकजहती और एक नया अज़्म पैदा हुआ है कि ये मसला बड़ा संजीदा है और इस पे हमें जो तवज्जो देनी चाहिए थी वो हम नहीं दे पा रहे। तो उसमें एक आपने देखा एक रिजॉल्व भी आया, उस रिजॉल्व के नतीजे में कुछ कवानीन में तरमीम भी की गई और उसके नतीजे में एक नेशनल एक्शन प्लान भी मुरतब हुआ और पॉलिटिकल पार्टीज ने जो अपोजिशन की भी थी, मिसाल के तौर पर हमने भी, तहरीक इंसाफ ने भी हुकूमत को मुकम्मल तायीद सपोर्ट दी। अब हुकूमत को चाहिए कि उस रिजॉल्व को आगे बढ़ाए और उसको अमली जामा पहनाए ताकि जो लोगों का जो इस वक्त जो परेशानी है और दहशतगर्दी की जंग में हमें कामयाबी हो। राइट। मगर शाह साहब, मैं अभी यही सवाल मैंने तारिक फजल चौधरी साहब के सामने रखा कि अपोजिशन तो है, पहला आप जब नुक्ता उस पर अमल दरामद करने के लिए चले तो आपको अपोजिशन का सामना करना पड़ा या रिजर्वेशन उन्हें कह लें, आगे कदम किस तरह से उठेंगे? आपको लगता है ये सिलसिला इसी तरह से चलेगा? ये काम इतना आसान है? नहीं, ऑपोजिशन कहाँ, देखिए गवर्नमेंट को मुकम्मल तायीद मिली है, इतनी यकजहती और इतनी यकसुई माजी में नहीं मिली थी जितना इस वक्त आपको एक नेशनल कंसेंसस दिखाई दे रहा है। माजी करीब में हमने ऐसा नहीं देखा। तो ये एक साजगार माहौल है और इस साजगार माहौल में हुकूमत को तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। अच्छा शाह साहब, एक आखिरी मेरा सवाल आपसे ये है कि आज टीवी की ये प्रोपोजिशन है कि ये जो 16 दिसंबर है इसे यौम तलबा के नाम जो है वो इसे डिक्लेयर कर दिया जैसे यौम तलबा के तौर पर। अब आप क्या कहते हैं इस हवाले से, इस तजवीज पर? मुझे इस पर क्या एतराज हो सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सानिया है जिसने एक लोगों को झंझोड़ा है और इसको अगर हम याद रखें और इस अज़म को दोहराते रहे तो कोई हर्ज नहीं। ठीक है। शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया। अजमल, आप बात कर रहे थे फाटा की। मैं ये कह रहा था ना कि फाटा में भी आपको रिफॉर्म्स करने होंगे। मसलन देखिए, आप मुझे एक बात बताएं कि आप वहां से पार्लियामेंट के लोग पार्लियामेंट में आते हैं, लेकिन आईन में आपका है कि पार्लियामेंट
वहाँ फाटा के हवाले से कानून साजी नहीं कर सकता। तो फिर मेरे भाई ये जो एमएनए और सेनेटर्स आपने फाटा से बिठाए हुए हैं, ये सिर्फ इसलिए कि वज़ीर आज़म को वोट दे या प्रेसिडेंट को वोट दे। मसलन इस तरह फिर एक पॉलिटिकल एजेंट के पास जो इख्तियारात है, तो आपको मैं एक बात बताता हूँ कि फाटा में भी आपको रिफॉर्म करने होंगे। अच्छा, फिर आपको वहां पे एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर में, जैसे आपने बलूचिस्तान के हवाले से हकूक बलूचिस्तान के आगाज बलूचिस्तान, हकूक बलूचिस्तान की बात की थी, उसमें इसी तरह फाटा के हवाले से आपको एजुकेशन, हेल्थ एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो लोगों के जो नुकसानात हुए उसका भी अजाला करना पड़ेगा। और साथ साथ आपको वहां के अवाम को यह बताना होगा, जो बेरोजगार है वहां पे, उनको रोजगारों का भी कुछ देना होगा। तो आपको उनको अपने साथ करना होगा। और मैं आपको बता दूं 99.5% जो फाटा के लोग हैं वो पाकिस्तान के साथ है, उस नैरेटिव के साथ है जो हम बता रहे। अब 0.5% तो मेरे भाई कराची में भी है, बलूचिस्तान में भी है, पंजाब में भी है। अब 1.5 के पीछे अब पूरे फाटा का तो तारिक फजल चौधरी साहब ये काम हो सकता है। और दूसरा एक और चीज जो कि शायद मेरे सवाल वो जहन में खटक रहा है, वो ये है कि तासुर ये है कि इस आने के 1 माह बाद कमेटियां ज्यादा बनी हैं, काम कम हुआ है, इजलास पर इजलास हो रहे हैं, और जहां पर पाकिस्तान में कमेटियां बनती है वहां पर काम कम होता है। तो ये तासुर जो है ये क्यों है? बात यह है जी कि 1 दिहाई से ज्यादा हो गया है पाकिस्तान इस जंग का शिकार है। 50,000 कीमती जानें इसमें हम लोग गंवा चुके हैं, एजेंसियों के, अफवाज के, पुलिस के, हमारे सिविलियंस, हमारे बच्चे, ख़वातीन, मर्द, सारे के सारे इस जंग में उन्होंने अपनी कीमती जानों से हाथ धोए हैं। किसी मज़हब की कोई ऐसी इबादतगाह नहीं है जो महफूज ना रही हो, जिसे तबाह ना किया गया हो। हमारे अहम तरीन इदारे GHQ समेत और मेहरान बेस और कराची एयरपोर्ट जैसे हमलों जैसे संगीन नोयत के वाक़यात, ये थोड़ा सा मैंने आपको आता इसलिए किया कि अगर इस लेवल के टेररिज्म के ऊपर आप लड़ रहे हैं, इन लोगों से आप लड़ रहे हैं जो मुनज़्ज़म भी है, जो ट्रेंड भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें बैरूनी इमदाद भी मिलती है। वो उन लोगों के जहाँ डांडे जहाँ हैं वो भी खैर छुपी बातें नहीं है, ज़ाहिर है इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में पता होता है गवर्नमेंट को, वो भी आपने काटने हैं। उसके बाद उनके वो हिमायत याफ्ता लोग जो ये समझते हैं कि शायद उनका नैरेटिव ठीक है, उन्हें आपने समझाना है, और जोर से नहीं समझाना आपने उन्हें। जैसे मैंने कहा कि आप अपना काउंटर नैरेटिव आपने बनाना है कि इस्लाम और अमन का और मोहब्बत का दीन बना के पूरी दुनिया के सामने पेश करना है, नफरतों को मिटाने वाला दीन बना के पेश करना है। अब ये सारा काम जो मैंने आपको बताया, ये 2-4 कमेटियों में तो हल नहीं हो सकता। अब ये कह सकते हैं कि जिस सिमत का इंतखाब किया गया है, जिस तरफ हम जा रहे हैं, वो अल्लाह के फजल से बेहतरी वाली है, वो पाकिस्तान में अमन लाने वाली है, वो पाकिस्तान से उन तमाम अनासिर का खात्मा करने वाली है जो हमारे दीन के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान में अमन नहीं चाहते, पाकिस्तान में दहशत चाहते हैं, वो मजहब के नाम के ऊपर वो दहशतगर्दी कर रहे हैं जिससे पूरी दुनिया में बड़ी तरजीह जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग होनी चाहिए, जारी है। इसके अंदर हर पार्टी अपना इनपुट डाल रही है, हुकूमत इसमें अपने तमाम वसाइल को बुरे कर ला रही है। और आप देखेंगे जो मिलिट्री कोर्ट्स की बात मैंने की, तो उसके अंदर भी सिर्फ यही केसेस भेजे जा रहे हैं, ना किसी सियासी पार्टी को उसमें हम कोई बना रहे हैं कोई कि जी किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई हो, ना किसी और ऐसी, सिर्फ वो लोग जो ये इस किस्म की दहशतगर्दी में मुलव्वस है। सर एक और मसला है और मैं चाहता हूँ मुराद जरा उस पर बात करें, वो ये है कि ये जो खौफ की फिजा अभी इस वक्त इस आने के बाद बनी हुई है, जिस तरह से जहनों में खौफ बैठा हुआ है, वालिदैन हैं या बच्चे हैं या हम जैसे लोग हैं, सवात में भी ये सूरत हाल बहुत ज्यादा थी, मैंने वहां पर कवर किया था जब वहां पर दहशतगर्दी अपने अरूज पर थी। मुराद, इससे हम निकल पाएंगे आने वाले दिनों में? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। उससे पहले मैं अजमल साहब ने जो गुफ्तगू की थी उसमें 2 पॉइंट ऐड करना चाह रहा था, फिर मैं आपके सवाल का जवाब भी देता हूँ। जिस तरह आपने अगर हमारी नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी आपकी नजर से गुजरी होगी तो उसमें ये सारी चीजें मौजूद है कि जहां जहां पे पहले से ऑपरेशन हो चुके हैं, जो दहशतगर्दी का निशाना बन चुके हैं, जिनके घर तबाह हो चुके हैं, उनके रोजगार का उनकी महरूमियों का अजाला करना, ये सारी हुकूमत ने इकदाम उठाने हैं और नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी में इसका जिक्र है, लेकिन इसको अमली जामा पहनाना है। उसके साथ साथ तारिक फजल चौधरी साहब ने जो बात की, बिल्कुल मिलिट्री कोर्ट्स बने, हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, लेकिन उसके साथ साथ चंद चीजें जो मिलिट्री कोर्ट्स वगैरह है वो अभी शॉर्ट टर्म चीजें हैं। लॉन्ग टर्म के लिए हमें अपनी जजेस की प्रोटेक्शन को यकीनी बनाना होगा, अपनी गवाहों की प्रोटेक्शन को यकीनी बनाना होगा, अपना जुडिशियल सिस्टम है उसको बेहतर बनाना होगा और बहुत सारे इकदाम करने होंगे। लेकिन जो स्वागत आपने जो अभी बात की खौफ की, बिल्कुल स्वागत में भी इस किस्म के हालात थे जब दहशतगर्दी वहां पे तालिबान आ गए, वहां पे दहशतगर्दी का स्कूल निशाना बनने लगे, वालिदैन को फिक्र होने लगी, बच्चों को फिक्र होने लगी, लेकिन स्वागत में भी लोगों ने अमन के लिए कुर्बानी दी और वो अपना घर बार छोड़ के पाकिस्तान के लिए निकले और उसके बाद स्वागत के हालात
जिस तरह बदले वो आपके सामने हैं। इस वक्त भी जो मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों का हवाला दिया, मैंने इसलिए दिया कि मुल्क में जब एक बहुत बड़ा सानिया हुआ जिसमें दर्दी से बच्चों को शहीद किया गया, लेकिन उसके बाद जब बच्चों का हौसला मैं देखता हूं, जब उनकी हिम्मत देखता हूं, तो इस कौम को कोई भी शिकस्त नहीं दे सकती। सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप को बिल्कुल बोल्ड डिसीजन इस तरह के लिए जा रहे, उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आना होगा। और जब हम जो हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया है, जो हमारी नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर जो नुकात है, जब सही तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे तो इस मुल्क में इंशाल्लाह हम आएगा। मैं अजमल, मुझे आपका फाइनल कमेंट चाहिए। इतना बड़ा साने हो गया, इसके बाद मुराद ने कहा बिल्कुल ठीक, बोल्ड मेजर्स लेने होंगे। कौन कौन से मेजर आप समझते हैं कि अभी आज हमें इस मौके पर हमारी हुकूमत को, हुकूमत क्या, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, हमें लेने की जरूरत है? असल में देखिए रहमान साहब, जो बात मुराद ने की है ना कि एक चीज तो आपने बना तो ली और उस पे सारे एग्री भी हो गए। अब हमारे मुल्क का प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है कि इम्प्लीमेंटेशन की बारी जब आती है तो वो फिर नहीं होता। अब मसला है बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन का, सारा कुछ सारे राजी हैं, इम्प्लीमेंट अब किसने करना है, वो गवर्नमेंट ने करना है। अब हुकूमत के पास ये मैंडेट आ चुका है, अब हुकूमत किस तरीके से करती है, कैसे करती है, ज़ाहिर ये एग्जीक्यूटिव का काम होता है। इसमें अब ये नहीं हो सकता, चाहे सूबाई हुकूमतें हैं, सबसे अहम रोल तो नीयत का है। मेरी बात सुनिए, विल, वो तो डेफिनेटली यार, अगर विल नहीं होगा तो फिर हम ये पिछले 10-12 साल से जो भुगत रहे हैं, फिर मजीद भी हमारे हालात खराब होंगे। असल मसला ये है कि इस वक्त हुकूमत के यहाँ बाल पहुंच चुकी है। अब हुकूमत की मर्जी है, क्योंकि हुकूमत ने अब डिसीजन हुकूमत ने लेनी, इम्प्लीमेंट, बल्कि डिसीजन नहीं, मैं कहता हूँ इम्प्लीमेंट। डिसीजन तो हो चुका कि क्या करना है, पॉलिसी तो आपके पास आ गई। अब ये आपके पास सारा कुछ है, अब आपने इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन मैं तारिक फजल साहब चौधरी साहब से एक मेरी यहाँ पे एक बात से वो थोड़ा सा मैं डिसएग्री करता हूँ कि इन्होंने कहा कि हमने सिमत तो मुतयन कर दिया और इस पे टाइम लगेगा। मैं ये समझता हूं कि चंद चीजें ऐसी हैं जिस पे इतना ज्यादा टाइम नहीं मसलन कौन सी चीज? मसलन देखिए, अगर मैंने आपको ये बात की है, इस पे कौन सा टाइम लगता है कि अगर आप एक पैकेज का ऐलान कर दे फाटा के अवाम के लिए, इस वक्त जो वहां के अवाम हैं, जो आईडीपीज भी बने हुए हैं, जो नहीं भी बने उनके लिए आप एक और उसको फोकस करें एजुकेशन, हेल्थ और इस तरह जिस तरह के उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान हुए, अगर आप उसके लिए कुछ वो करें, इनिशिएटिव आपको लेना बिल्कुल होना चाहिए। मगर मेरा एक जो पॉइंट जो तारिक साहब अजमल ने उठाया वो ये था कि इम्प्लीमेंटेशन, ऐलानात हम बहुत करते हैं, बड़े दावे किए जाते हैं, मगर अमल इंप्लीमेंट हो पाएगा जो नेशनल एक्शन प्लान है? देखिए जी, जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, मैंने आपको जिस सवाल का जवाब दिया था और अजमल खान ने उस पर कहा कि इस पर फौरी तौर पे करना चाहिए, मैंने डेवलपमेंट की बात नहीं की थी, मैंने बात की थी पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा। यकीनन अगर हम ये समझते हैं कि अगले 15 दिन में या 20 दिन में हो जाएगा, वो नहीं होगा। उसके लिए आपको जिस तरह हमने एक सिमत की मैंने बात की और तमाम लोग मिल के जिस तरह हम इस सिमत में आगे बढ़ रहे हैं और डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं, इसमें इंशाल्लाह कामयाबी। वेरी ब्रीफली मेरे पास टाइम। जहां तक आपने दूसरी बात की कि हम किस तरह, देखिए बात यह है जी कि इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट की, मैंने आपसे बात की कि हमारे अंदर ये सोच मौजूद है कि नाउ और नेवर, पाकिस्तान के लोग कभी माफ नहीं करेंगे अगर इस मौके के ऊपर कोई नाकामी हुई। आप कमेटियों की बात नहीं है, आपको अमल दरामद, हमारी दुआ भी है, यकीनी कर बनाना होगा, हमारी उम्मीद भी है आज़म उस कमेटी को जो अमल दरामद की निगरानी कर रही है उसे खुद हेड कर रहे हैं। तारिक फजल चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, अजमल आपका बहुत शुक्रिया, मुराद सईद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, मुराद आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारी दुआ और उम्मीद है कि हुकूमत ये सब कुछ करे जिसका हुकूमत ने वादा किया है। साने पेशावर में जो बच्चे शहीद हुए, हमारी आज की ये ट्रांसमिशन उन बच्चों के नाम थी और उन बच्चों को सैल्यूट है क्योंकि उन्होंने अपने वतन के लिए कुर्बानी दी है और आज हमें यह मौका दिया है कि हम सब इकट्ठे होकर दहशतगर्दी का मुकाबला कर सके। हुकूमत से भी गुजारिश है कि ये दिन इन बच्चों के नाम किया जाए क्योंकि ये बच्चे शायद यहां से तो चले गए, उस स्कूल में हम मजीद नहीं जा रहे, मगर ये हमारे दिलों में, हमारे जहनों में हमेशा जिंदा रहेंगे। रहमान अज़हर को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है।